ज्ञानार्जन से दर्शन और अनुभूति नाम की क्रिया होती है। ठीक है? तो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि अवलोकन, अवलोकन यानी समझना, समझना यानी हर अवस्था सहज इकाइयों का रूप गुण स्वभाव धर्म को समझना, और आलोक, अवलोकन में आलोक क्रिया है ना, तो आलोक सहित बोध पूर्वक की गई दर्शन क्रिया। तो आलोक क्या है जीवन में? तो जीवन में जो आलोक है वो ज्ञान, विवेक और विज्ञान है। तो ज्ञान, विवेक, विज्ञान सहित बोध पूर्वक की गई दर्शन क्रिया। अब बोध पूर्वक दर्शन कहाँ होगा? तो वो आचरण में होगा, मानव के आचरण में। तो मानव के आचरण का क्या मतलब है? तो विचार आयाम, व्यवहार आयाम और व्यवसाय आयाम, इन तीनों आयामों का जो संपूर्ण क्रियाकलाप है उसी को आचरण कहते हैं। और इस आचरण का प्रकाशन कहाँ होगा? तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र। इस तरीके से अवलोकन की वस्तु और अवलोकन की क्रिया स्पष्ट होती है। अवलोकन में मैंने कहा कि जांचना और परखना दो दो हिस्से हैं। तो जांचने के आधार पर निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण पूर्वक जांचना होता है, और परखने का मतलब है कि जब हम ये तीनों क्रियाएं कर लेते हैं तब हम उसकी पहचान, प्रस्तुति करते हैं, उसको परखना कहते हैं। फिर निरीक्षण के बारे में ये बताया मैंने कि निश्चय पूर्ण स्पष्ट स्थितिगति दर्शन के रूप में उसको कह रहे हैं निरीक्षण। उससे क्या उपलब्धि होती है? तो उससे ज्ञान और अनुभूति होती है। परीक्षण का मतलब क्या है? क्यों, कैसे, कितना का आकलन करना, स्पष्टीकरण करना, चित्रण करना, ज्ञानार्जन, इसी को ज्ञानार्जन कहते हैं। इसमें दर्शन और अनुभूति होती है। तो ये जो परीक्षण है वो चित्त में होता है, और जो निरीक्षण है वो बुद्धि में होता है। बुद्धि के प्रकाश में चित्त और वृत्ति में निरीक्षण का क्रिया होता है। इस तरीके से समझ। और जो परीक्षण का क्रिया, क्यों, कैसे, कितना का आकलन जो है वो चित्त में होता है। और सर्वेक्षण का मतलब होता है ये जो भी निष्कर्ष है उसको सार्वभौमिकता में पहचानना, उसको कह रहे हैं सर्वेक्षण। सार्वभौमिकता में, व्यवस्था में पहचानना, सार्वभौमता में, सार्वभौमिकता में, व्यवस्था में पहचानना। तो सार्वभौमता में आधिकारिक निरीक्षण, परीक्षण पूर्वक जो है वो प्रयोग और अनुभूति होती है। तो इस तरीके से ज्ञान और अनुभूति, दर्शन और अनुभूति, और प्रयोग और अनुभूति जो है निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण पूर्वक होता है। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ भैया? बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया भैया। बहुत इसमें ही कोई अच्छा। प्रश्न हो तो बताइए। नहीं मतलब भैया, जैसे अब जो सूचना अपने को मिल रही है मजदर दर्शन की, हाँ इसको तीनों रूप में बेसिकली एक साथ, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण। हाँ, निरीक्षण में जैसे आपने बताया कि समझना है और जांचना परखना है। जैसे हमको अस्तित्व से अस्तित्व है ये समझ में आया। हाँ। जो एक एक वस्तु है वो व्यापक वस्तु में है, ये हमको निरीक्षण हम्म पूर्वक आया। हम्म 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 ठीक है, हम्म फिर इसके बाद है क्या, क्यों, कैसे, कितना है, प्रकृति कितनी है, व्यापक कितना है ना। फिर इसके बाद हम्म कैसे है, तो प्रकृति में हम्म ऊर्जा संपन्नता कैसे है ना, बल हम्म संपन्नता कैसे है, आचरण कैसे है, तो क्यों हम्म है, ये जो भी कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है, तो उसमें लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है, दिशा क्या है, ये सब स्पष्ट होता है। ये परीक्षण पूर्वक होता है। फिर ये जो दिशा है वो वो दिशा जो है वो सार्वभौमता में क्या स्वरूप लेती है, तो वो सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था का रूप लेती है ना। उसी को हम लोग, हम्म जब हम ये सारी चीजों को जो दर्शन से, स्थितिगति दर्शन से क्या, क्यों, कैसा से हमको स्पष्ट होता है, ज्ञानार्जन होता है, इस ज्ञान को हम सार्वभौमिकता में देखते हैं, यानी सर्व मानव में देखते हैं, और सर्व मानव के साथ सर्व संपूर्ण प्रकृति में देखते हैं ना। सार्वभौमिकता का मतलब यही हुआ, मानव में सार्वभौमिकता, अखंड समाज है, और मानव सहित जो संपूर्ण प्रकृति है वो सार्वभौम है ना। तो मानव सहित संपूर्ण प्रकृति का जो भी आचरण है तो उस आचरण में देखते हैं। तो वो आचरण किस रूप में है? तो सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था के रूप में है।
तो ये सर्वेक्षण पूर्वक पता लगता है ना। इसमें निरीक्षण जी परीक्षण सर्वेक्षण के साथ साथ, है ना, ये जब हो जाता है निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण, तो फिर विश्लेषण विवेचना भी होती है साथ साथ। जी 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 तो विश्लेषण का मतलब होता है अनेक प्रकार अनेक कोणों से परीक्षण करना। एक होता है कि हमने परीक्षण कर लिया, क्या क्यों कैसे के रूप में परीक्षण कर लिया, और दूसरा हुआ कि हम इसको ज्ञान की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, सत्य की दृष्टि से परीक्षण करना, है ना। जैसे प्रिय हित लाभ की दृष्टि से परीक्षण करना, है ना, प्रिय की दृष्टि से, हित की दृष्टि से, तो अनेक कोणों से और अनेक परिप्रेक्ष्य में, जैसे व्यक्ति में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, अंतरराष्ट्र में, ऐसा देखना, है ना। तो जी विश्लेषण जब पूरा हो जाता है तभी सर्वेक्षण मतलब स्पष्ट होता है, जिसको अपन गए। तो निरीक्षण परीक्षण पूर्वक विश्लेषण है, विश्लेषण पूर्वक सर्वेक्षण है ना। और विश्लेषण और सर्वेक्षण से जो सार्वभौमिकता हाथ लगती है उसकी फिर विवेचना होती। जैसे ये जो जितना भी दर्शनवाद शास्त्र है ये सब विवेचनाएं है ना। विवेचना का मतलब होता है अनेक दिशा कोण से परीक्षण पूर्वक, परीक्षण तो उसमें है लेकिन परीक्षण पूर्वक समाधानकारी सूत्र सहित लक्ष्य को पहचानना। एक होता है हमको क्या क्यों कैसे का उत्तर मिल गया, है ना, प्रकृति, जी प्रकृति के बारे में, अस्तित्व के बारे में, मानव के बारे में, क्या क्यों कैसे, कि मानव क्या है, क्यों है, कैसे है, प्रकृति क्या है, क्यों है, कैसे है, और मैं क्या हूँ, क्यों है, कैसे है ना, ये हमको स्पष्ट हो गया। मानव क्यों है, कैसे है ना, ये हमको पता लग गया। लेकिन यदि उसमें समाधानकारी सूत्र हाथ नहीं लगे, भाई ये सब हम क्यों अध्ययन कर रहे हैं, यदि ये स्पष्ट नहीं हुआ, है ना, तो विवेचना पूरी नहीं हुई। तो विवेचना का मतलब है समाधानकारी सूत्र, यानी समाधानकारी सूत्र का मतलब है जैसे हम जिसमें निर्विरोधता पूर्वक जी सकें, न्याय में जी सकें, समाधान से जी सकें, है ना, और अभय में जी सकें, यही तो समाधान है। यानी जो मानव में जो समस्या है उसका निराकरण हो गया, तब कहेंगे कि विवेचना पूरी हुई, तभी लक्ष्य को पहचानना हो गया, ऐसा कहें। तो विवेचना पूर्वक जो है समाधानकारी सूत्र सहित लक्ष्य को पहचानना, अनेक दिशा कोण से परीक्षण पूर्वक, है ना, ऐसा इसको विवेचना करें। तो विवेचना पूरी होने से जीने का संकल्प बनता है। विवेचना पूरी हो गई, अब उस विवेचना के अनुसार जिएंगे। तो ये जो जीना है उसी को कहते हैं परिलक्षित होना, क्योंकि लक्ष्य का पहचान हो गया, अब लक्ष्य के साथ जीना है। तो परिलक्षित होने का मतलब है परीक्षण पूर्वक पहचानना हो गया, निरीक्षण पूर्वक निर्धारित स्वीकृति हो गई, प्रमाणित करने की दृष्टि को विकसित करना, ये हो गया परिलक्षित होना। ठीक है, ये 6 शब्द स्पष्ट हो गए। निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण विश्लेषण विवेचना और परिलक्षित होना। जी भैया, बहुत बढ़िया। अब ये जब हम परिलक्षित हो गए तो हम जीने का प्रयोग करते हैं। तो जीने का जो प्रयोग है वो शोध पूर्वक होता है ना। शोध का मतलब होता है अध्ययन पूर्वक स्वीकृतियों को अनुशीलन और परिशीलन, इस रूप में शोध होता है। तो परिशीलन अनुशीलन का मतलब होता है कि हर स्तर पे नियंत्रण को, संतुलन को पहचानना, हर स्तर पे स्थिर आचरण को पहचानना, यही अनुशीलन परिशीलन का मतलब है। तो हम जैसे जीना शुरू करते हैं तो अध्ययन पूर्वक जो स्वीकृति होती है उसके आधार पे शोधन क्रिया होती है, विचार में, है ना, व्यवहार में, व्यवसाय में, है ना, शोधन होता है जो अध्ययन पूर्वक स्वीकृति है। और ये शोधन हम किस लिए करते हैं, तो विचार का नियंत्रण, व्यवहार का नियंत्रण, और जिसको कह रहे हैं व्यवसाय का नियंत्रण, या दूसरे अर्थों में कहें तो सामाजिक नियंत्रण,
या सामाजिक नियंत्रण, विचार का नियंत्रण और व्यवसाय का नियंत्रण, इस रूप में होता है ना। ठीक है, ये शोध हो गया। अब यदि शोध हो करके हम प्रमाणित हो गए, तो हमने शोध कर लिया, जी के देख लिया, हम प्रमाणित हो गए, तो हमारे अंदर निदान की, यानी जो समस्या का समाधान करने की योग्यता आ जाती है। हम जो मानव जाति की जो समस्याएं हैं उनका निदान कर पाते। निदान को अंग्रेजी में कहते हैं डायग्नोसिस करना, है ना, डायग्नोसिस कर पाते, यानी हम समस्याओं को पहचान सकते हैं, उनका विश्लेषण कर सकते हैं, उनकी विवेचना कर सकते हैं, उनके समाधान सूत्रों को पहचान सकते हैं, कैसे समाधान। इसका मतलब है शोध के साथ निदान आता है और निदान के साथ समाधान और प्रमाण आता है। समाधान और प्रमाण का मतलब है समुचित मार्ग, समुचित मार्ग, विचार, ज्ञान, प्रमाणों की निश्चयात्मक स्वीकृति, क्योंकि अब जीने में हम उसको देख चुके। तो ये शोध, निदान, समाधान और प्रमाण पूर्वक ये जो अवलोकन क्रिया है ये पूर्ण होती है, उसी का नाम है पारंगत होना। पारंगत होना, पारंगत का मतलब होता है जागृत मानव का प्रमाण प्रस्तुत करना। परीक्षण निरीक्षण पूर्वक प्रमाण सहित सच्चाइयों का बोध करना, सच्चाइयों का बोध कराना, इसको कह रहे हैं पारंगत होना। तो अवलोकन से हम पारंगत होते हैं, पारंगत से हम प्रमाण परंपरा के स्रोत हो जाते हैं। पारंगत होने का मतलब है अब हम प्रमाण परंपरा के स्रोत हो। ठीक है, मुझे लगता है कि पूरा स्पष्ट हो गया होगा। जी भैया, बहुत ही बढ़िया भैया, लग रहा है कल की भरपाई हो गई, ऐसा लग रहा है। हाँ ठीक है। कल छुट्टी रखने से भैया आज 18 पार्टिसिपेंट्स हो गए। पार्टिसिपेंट बढ़ गए जी भैया कोई बात नहीं, वैसे ही सबको भरपाई हो गई। अपने कुछ ना कुछ काम रहते हैं सभी के पास, है ना। हाँ नहीं, वो एक ब्रेक आता है ना, तो मुझे लगता है लोगों की मानसिकता बन जाती है कि नहीं अभी कल से तो शुरू करना है। बढ़िया है। तो वो जो पिछला अध्याय था ना, जो 14 नंबर का, तो उसमें ये कहा गया था कि आस्था व प्रलोभन युक्त, आस्था आस्था और प्रलोभन युक्त समुदाय। तो उस समय अजीत सिंह जी ने ये बोला था कि ये आदर्शवाद की बात कर रहे हैं, और उन्मुक्त एवं अनियंत्रित अर्थतंत्र से प्रभावित, तो वो कह रहे थे कि ये भौतिकवाद है ना। तो यदि हम देखें तो समुदाय दो विधियों से ही बने हैं, एक आस्थावादी और आस्था व प्रलोभनवादी विधि से, और दूसरा जो पूंजीवादी विधि से, है ना। और इन्हीं दो प्रकार के ही समुदाय हैं यदि जिसको देखें, और उसको उन्होंने कहा कि ये जो, तो यदि हम पूरी मानव जाति में देखें तो मानव जाति अभी केवल इन दो विधियों से ही जी पाया है। पहली अवस्था है जिसको हम लोग कह रहे हैं कि परिवार का बनना, और दूसरी जो अवस्था है कि परिवार से समुदाय का बनना है, समूह का बनना है, वर्ग का बनना है ना। और अभी जो तीसरी है उसकी प्रतीक्षा है। तीसरी क्या है? वर्ग विहीन होना, जिसको अपन अखंड समाज कह रहे हैं। तो ये जो अभ्यास दर्शन है बेसिकली अखंड समाज के अर्थ में अध्ययन है ना। अखंड समाज कैसे हो जाए उसी के अर्थ में, अखंड समाज के अर्थ में व्यवहार क्या होगा, अखंड समाज के अर्थ में विचार क्या होगा, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में व्यवसाय क्या होगा, है ना। उसी का जो विश्लेषण है वो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र में कैसा दिखेगा, है ना। जो सार्वभौमिक आचरण है वो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में या 10 सोपानी व्यवस्था में कैसे दिखेगा, और सभी आयामों में कैसे दिखेगा। मतलब
ये जो सार्वभौमिकता है वो उत्पादन में कैसे दिखेगी, विनिमय में कैसे दिखेगी, है ना, और शिक्षा संस्कार में कैसे दिखेगी, न्याय सुरक्षा में कैसे दिखेगी, है, और स्वास्थ्य संयम में कैसे दिखेगी। तो इन सब मुद्दों को अभ्यास दर्शन में स्पष्ट किया गया है। और इसी से क्या हो रहा है कि हम लोग, जिसको हम कह रहे हैं कि धीरे धीरे हम लोग सह अस्तित्ववादी दृष्टिकोण की ओर परिलक्षित हो रहे हैं। इसमें जो घटना घट रही है ये, तो परिलक्षित होने से क्या होगा, उस अर्थ में मानसिकताएं बन जाएंगी। मानसिकता होगी तो आचरण जो है वो स्वाभाविक हो जाएगा। अभी भी हम लोग का जो, हाँ जी, फिर एक कॉल आ गई थी, कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि जो अखंड समाज है, अखंड समाज की व्याख्या जो है वो मूल रूप से अभ्यास दर्शन में है। तो ये जो अगला अध्याय है, जिसको 15वां अध्याय, जिसका शीर्षक है लाभ उत्पादन नहीं है। अभी सारा उत्पादन लाभ के लिए है, ऐसा लोग ऐसा मानते हैं। फिर लाभ को परिभाषित किया है, कम प्रदाय के बदले अधिक वस्तु या सेवा को पाना लाभ है। यही शोषण का प्रत्यक्ष रूप है। तो बाबा जी कह रहे कि यदि कम दे के ज्यादा पाने की कामना है, या हम ज्यादा पाते हैं, तो वो लाभ है, और ये एक प्रकार का शोषण है। या तो हम जितना लेते हैं उतना देते हैं तो शोषण नहीं है। यदि हम ज्यादा के बदले में कम देते हैं और कम के बदले में ज्यादा देते हैं, तो जैसे हम कम लेते हैं अपने परिवार में, स्वयं पे, अपने परिवार में जो है कम उपभोग करते हैं, और ज्यादा का जो है हम समाज में नियोजन करते हैं, उसको उपकार कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कम प्रदाय के बदले में अधिक वस्तु या सेवा को पाना लाभ है, यही शोषण का प्रत्यक्ष रूप है। जबकि श्रम नियोजन का परिणाम ही उत्पादन है। तो कह रहे हैं कि उत्पादन तो श्रम नियोजन पूर्वक होता है ना, जिसमें उपयोगिता एवं सुंदरता मूल्य सिद्ध होता है। जो प्राकृतिक ऐश्वर्य पे श्रम करते हैं उसमें उपयोगिता और सुंदरता मूल्य को नियोजित करते हैं, उसी को कह रहे हैं कि ये उत्पादन है। श्रम नियोजन से ही समृद्धि है, ना कि लाभ से, क्योंकि मुद्रा पर आधारित वाणिज्य में लाभ हानि की संभावना होती है। यह दोनों स्थिति उत्पादन या उत्पादक नहीं, उत्पादन यह दोनों स्थिति उत्पादन या उत्पादन के लिए सहायक नहीं है। कौन सी? लाभ हानि की स्थिति, उसको कह रहे हैं कि उत्पादन और उत्पादन के लिए सहायक नहीं है। वाणिज्य कर्म शुद्धता है, विनिमय के अर्थ में उत्पादन या उत्पादन के लिए सहायक होता है, ना कि लाभ के अर्थ में। उत्पादन प्रयास आवश्यकता पर आधारित होता है। उत्पादन का जो प्रयास है वो आवश्यकता पे आधारित होता है, जबकि लाभाकांक्षी जो वाणिज्य है या लाभाकांक्षी जो वाणिज्य कर्म है वो मांग पर आधारित होता है।
ये दोनों में बुनियादी अंतर कह रहे हैं बाबा जी कि जो विनिमय कर्म शुद्धतः विनिमय के अर्थ में उत्पादन या उत्पादन के लिए सहायक है, ना कि लाभ के लिए। उत्पादन प्रयास आवश्यकता पर आधारित है, जबकि लाभ वाणिज्य कर्म मांग पर आधारित है। ये दोनों में भेद है। फिर लिखा है कि जो लाभाकांक्षी वाणिज्य पद्धति में कृत्रिम अभाव की स्थिति का निर्माण किया जाता है। ये हम लोग रोज मार्केट में देखते ही हैं। अभाव की कृत्रिमता के लिए वाणिज्य साधनों या वस्तुओं का शेखरीकरण कर दिया जाता है। शेखरीकरण का मतलब है संग्रह पूर्वक वस्तुओं को अदृश्य कर देना, जिसको हम लोग जमाखोरी भी बोलते हैं दूसरे अर्थ में। इस प्रक्रिया का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं में वस्तु सुलभता के संदर्भ में संदिग्धता बनाए रखना होता है। संदिग्धता मतलब मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसा संदिग्ध, डाउट बनाए रखना होता है, जिससे अधिक लाभ अर्जित किया जा सके। क्योंकि लोगों को लगेगा पता नहीं मिलेगा नहीं, तो फिर ज्यादा पैसा देके वो वस्तुएं खरीद लेते हैं। तो वस्तुओं की अदृश्यकरण प्रक्रिया पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित है, जो स्पष्ट है। इसका निराकरण केवल श्रम नियोजन एवं श्रम विनिमय पद्धति का अनुसरण है। लाभ संग्रह होता है, ना कि उत्पादन होता है, ना कि उत्पादन। तो उत्पादन का संग्रह नहीं होता है, लाभ का संग्रह होता है, ऐसा है। फिर लिखा है कि लाभ निर्मित पूंजी ही वस्तु विनिमय में असंतुलन का कारण है, जिसको हम लोग गरीबी अमीरी का असंतुलन भी कह रहे हैं। पूंजी अधिक लाभ से निर्मित होती है, जो प्रत्यक्षतः शोषण है, और यही अधिक लाभ के लिए नियोजित होती है। वस्तुओं की कृत्रिम अदृश्यता केवल पूंजीवादी व्यवस्था में ही होती है। पूंजीवादी वाणिज्य भी वरीयता का सहायक है, ना कि समाज व सामाजिक का। पूंजीवादी जो वाणिज्य भी वर्गीयता का सहायक है, ना कि समाज का व सामाजिकता का। ऐसा है। वर्गीयता, ठीक है, यहाँ तक कुछ स्पष्ट हुआ? भैया ये मांग और आवश्यकता में क्या अंतर है? जो कह रहे हैं कि एक मांग पे आधारित होता है, एक आवश्यकता पे आधारित होता है। तो अगर मुझे कोई आवश्यक है तो वो मेरी मांग है बेसिकली, मुझे ऐसा मतलब। कोई और कोई उत्तर देगा इसका? कौन है अपने ग्रुप में, कोई है जो इसका उत्तर देगा? जी भैया, वो डिमांड और सप्लाई है ना, तो डिमांड के आधार पे आपकी सप्लाई होती है। तो यदि डिमांड ज्यादा है तो उसके आधार पे आपका रेट तय होता है, यदि डिमांड कम है तो आपका रेट गिर जाता है। भैया मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। मांग हाँ। कृत्रिम है और आवश्यकता वो सुनिश्चितीकरण के बाद है। हाँ जी। और बताइए, सुनीता बहन कुछ बोल रही थी, बताइए। जी जी, वो ये वाला तो पॉइंट बीच में है ही कि जो आवश्यकता है वो आवश्यकताएं आप अपनी तय कर सकते हैं और आवश्यकताएं निश्चित रहती हैं। हाँ। तो और आवश्यकता के अर्थ में ही उत्पादन है,
और व्यय के आधार पे मतलब उत्पादन है, जितना आपकी आवश्यकता है उसके आधार पे उत्पादन। और ये जो डिमांड एंड सप्लाई है उसमें आपको जो आपको क्रिएट करके या डिमांड के आधार पे आप जब रेट तय करते हैं तो वो लाभ के लिए वो डिफरेंस है। मांग मतलब आप क्रिएट हो रही है कि इतनी आज इतनी चीज की इस समय जरूरत है, तो उसके आधार पे आप रेट तय कर देंगे, जबकि आवश्यकता में उत्पादन ही उतना है। अच्छा, इसमें फिर ये भी लिखा है कि पूंजीवादी वाणिज्य भी वर्गीयता में सहायक है, इसका क्या मतलब हुआ आपके हिसाब से? मैं हाँ बताइए। जी जी और तो देखिए, जिसमें मेरे को यदि मुझे लाभ लेना है तो पूंजी के लिए उसके लिए भी पूंजी चाहिए, लगाने के लिए भी चाहिए, और लाभ से ही पूंजी बनेगी। तो जब मैं जिस तरह से यदि जो उसको क्या कहते हैं दूसरा नाम, तो यदि आप जो संग्रह जिसके पास है उसके आधार पे ही वर्गीयता बनेगी ना, कि जिसके पास ज्यादा पूंजी हो गई एक अलग वर्ग हो गया, जिसके पास पूंजी नहीं है वो दूसरा वर्ग हो गया। तो जो पूंजीवादी है वो दूसरे का एक तो उसको अपनी पूंजी बनाने के लिए यूज भी कर रहे हैं, शोषण ही जिसको आप कह सकते हैं व्यवस्था में। हाँ हाँ। तो इसलिए वो वर्ग बन ही जाएगा ना, अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। उसमें वो इस ध्यान थोड़ी रख रहे, व्यवस्था इस अर्थ में थोड़ी है कि सभी के लिए जो आवश्यक वस्तु है उसका उत्पादन हो। वो दूसरों का शोषण करके ही आप उनका वो करके ही आप उसमें अपनी पूंजी बढ़ा सकते हैं ना। नहीं तो जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, तो मैंने सोचा मैं एग्रीकल्चर करूंगी। तो जब मैं करने गई तो फिर मैंने देखा कि जो मैं उसमें यदि मैं लाभ की दृष्टि से करती हूँ ना, तो जो मेरे साथ के लोग हैं ना, मैं उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखती हूँ, ना मैं उनके लिए शिक्षा का ध्यान रखती हूँ, ना उनका संबंध है, ना मेरा उसकी तरफ ध्यान है। तो यदि मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं सभी का मुझे स्वास्थ्य, सुरक्षा और न्याय और उसका ध्यान रखना है, तो वो तो उसी के लिए उत्पादन होगा ना। हाँ, लेकिन यदि मान लो आपको ही ध्यान रखना है तो भी ये व्यक्तिवादी हुआ ना। नहीं, वैसे व्यक्तिवाद है तो वो बात आपकी ठीक है कि वो तो पूरा जो ग्रुप होगा वो सभी की वो मानसिकता तैयार करने की बात तो है ही। अभी तो वो मानसिकता नहीं है, तो आप धीरे धीरे तैयार कर ही नहीं पाएंगे। मतलब उसमें जैसे तो मान लो आप समय सबकी हाँ शिक्षा का, स्वास्थ्य का, इस सब का ध्यान रखते हैं, जी जी है ना, यानी हाँ उनको सुलभ कराते हैं, और एक स्थिति आप सुलभ नहीं कराते हैं, दोनों, जी है ना। दोनों दोनों स्थिति में जिसको हम लोग कह रहे हैं कि न्याय नहीं है, दोनों जी स्थिति में न्याय नहीं, है ना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो मुझे उनकी ये मानसिकता भी तैयार करनी है कि ये उत्पादन हाँ, और जो मेहनत है ये उत्पादन के क्योंकि आधार पे ही हम खर्च कर एक पाएंगे। ये नहीं स्थिति हाँ में हम्म, एक स्थिति में शोषण है ना, जी एक और स्थिति में दूसरी स्थिति में दासता है। दासता भी है, दीनता भी है। दूसरी हाँ स्थिति में दासता, हाँ दीनता ही, हाँ दीनता ही तो दासता है। दीनता ही दासता है। तो उसके लिए भी मुझे तैयार करना है उनको हम्म। कि आप उत्पादन में अपनी नहीं, आप उनको तैयार करना है, हाँ यही तो दासता है, ठीक है, यही तो आपकी बात दासता ठीक है कि अभी की स्थिति में आप उनको क्या करोगे, शिक्षा संस्कार पूर्वक आप तैयारी करोगे ना। हाँ, मतलब अगर कोई व्यक्ति तैयार करेगा तो दासता है, वो राजतंत्र में जाएगा मामला, है ना। जो और बताएंगे यदि हाँ कोई समाज करता है, समाज जी व्यवस्था करता है शिक्षा की, है ना, उसकी, हाँ वो बात तब वो आपकी ठीक है। तब वर्ग विहीनता आएगी, वर्ग है विहीनता ना, है, ये बिल्कुल वर्ग। ठीक बात है। उसमें सभी को एक साथ बैठ के तैयारी करनी होगी, बात करनी होगी, और जिस लेवल तो पे पढ़े हैं उसके अगले हाँ स्टेप में जाने के लिए सबको एक साथ सोचना होगा। हाँ, पहले तो एक साथ होना होगा। जी तो यदि एक साथ हुए नहीं तो एक साथ सोचना तो होगा ही नहीं ना। जी जी बिल्कुल ठीक बात है, वो आप बिल्कुल सही पॉइंट आप कह रहे हैं। हाँ तो उसमें जितने परिवार जुड़े हैं सबसे उसी तरह से बात करनी होगी कि अब हम ये काम करने वाले हैं, तो इसमें हम सबको इस तरह से उत्पादन या जो करना है व्यवस्था, उसमें यदि इतनी हमारी आवश्यकताएं हैं, इसमें हाँ शिक्षा, न्याय, सुरक्षा और सभी शामिल है, तो उसके आधार पे हम सबको इक्वली करना होगा। ये हाँ, ठीक हो मतलब सकता है। जो संगठित परिवार हैं जी वो अपना निर्णय खुद लेंगे, अपना निर्णय खुद लेंगे, ठीक बात। अपना निर्णय खुद, तभी उनमें स्वतंत्रता का अनुभव है ना। बिल्कुल
वही और परिवार तभी सभा विधि से है ना। तभी वर्गीयता से मुक्ति है। जी तो यहाँ पर जो ये जो उल्लेख किया गया है ना कि जी वर्गीयता में सहायक है पूंजीवादी वाणिज्य, हम्म, क्योंकि पूंजीवादी वाणिज्य जो है वो लाभ पे आधारित है जी और लाभ जो है वो शोषण है। जी तो दो वर्ग बन जाते हैं, जिनको एक को जी कहते हैं शोषण करने वाला और एक शोषित, जो शोषित, शोषित हाँ होता है। जी इसी को क्लास स्ट्रगल बोलते हैं, जो हाँ कम्युनिज्म का जो सिद्धांत है ना, जिसको जी वो वर्ग संघर्ष बोलते हैं, वर्ग संघर्ष। जी वर्ग संघर्ष दो लोगों के बीच में चलता है पूरी मानव जाति में, जो भी कैपिटलिस्टिक जो सोसाइटी है। जी तो एक समाज का एक हिस्सा है जो शोषण का काम करता है और दूसरा है जो शोषित है। जी तो जो शोषित है वो हमेशा संघर्ष की स्थिति में रहता है शोषण करने वालों, जी हाँ और जो शोषित है वो असुरक्षा में रहता है, जी हाँ क्योंकि जो शोषित होता है वो असुरक्षा में जाता है, इसीलिए उसको सुरक्षा की जरूरत होती है। जी हाँ तो इसीलिए वो सुरक्षा के लिए तंत्र को विकसित करता है, जिसको हम लोग कैपिटलिस्टिक फ्यूडलिस्टिक जो सिस्टम बोलते हैं। जी तो अभी देखेंगे कि जो भी तंत्र होता है, जैसे जैसे अभी भी जो तंत्र है वो जो शोषण करने वाले लोग हैं उनके समर्थन में ही रहता है। जी हाँ और यदि शोषण करने वाले का हित यानी उसका जो बिजनेस प्रभावित होने लगता है, यानी जिसको जी अपन कहते हैं आज की भाषा में इकोनॉमी प्रभावित होती है, जी ऐसा हमने कोरोना में देखा ना जी कि जैसे ही जो शोषण करने वाला वर्ग है उसकी पूंजी कम होने लगी, जी हाँ चाहे वो स्टेट हो चाहे वो कैपिटलिस्ट लोग हों, पूंजीपति या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उनके पूंजी में गिरावट आई तो फिर मजदूर कितने भी मरे उससे कोई मतलब नहीं है ना। फिर बिल्कुल, सरकार तुरंत भी पीछे हो गई है। लॉकडाउन खोल दिया और उनको वापस भी हाँ, बुला लिया। हाँ जिस समय कोरोना बढ़ रहा है उस समय हम्म, लॉकडाउन खोल दिया, क्योंकि इकोनॉमी पहले जरूरी जी हाँ है ना। लोगों की जान मान जो है बाद में है। जी हाँ तो वहीं से शुरुआत हो गई। केजरीवाल जी का पहला स्टेटमेंट आया कि हमको इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा, जी हाँ है ना, क्योंकि हमको ये जो शोषण तंत्र है उसको बचा के रखना, नहीं तो ये शोषण तंत्र जो है वो खत्म हो हम्म, जाएगा। बिल्कुल तो ठीक ये बात जो है। उन्होंने मैं तो सबसे पहले जो किया कि वो तो सबके सामने ही है कि 300 कुछ करोड़ जो था उनका वो इनकम थी उस मंथ की, और उसके पहले जो था शायद वो 1500 या 3000 करोड़ का कुछ ऐसा आंकड़ा आया था, वो केवल रेवेन्यू था शराब से। उन्होंने सारी शराब की दुकानें खोल दी। हाँ, बस उससे बढ़ गया दिल्ली में हम्म कोरोना, क्योंकि वो शोषित लोगों से उनको कोई मतलब नहीं है। शोषित जी लोग यदि शोषण में सहायक हैं, हाँ मतलब जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में यदि वो सपोर्ट करते हैं, तब तक उनकी चिंता है जी हाँ लेबर की। हम्म अब कोरोना फैल गया, अब लेबर तो आपका काम में आ नहीं रहा है, जी तो बैठे ठाले उनको पैसा देना पड़ेगा। इससे अच्छा निकाल दो। तो इससे अच्छा निकलो, भागो यहाँ से, भागो, जाओ हाँ जहाँ हाँ जाना है, मरो, है ना। हम्म और ये दृष्टिकोण जो शोषित समाज है उसमें स्पष्ट रूप से दिखता है, क्योंकि हम्म, शोषण करने वाले लोग ही सत्ता में रहते हैं। जी हाँ तो सत्ता में जो लोग जाते हैं वो सब हम्म, पैसे वाले शोषण करने वाले लोग ही रहते हैं, जिसको बुर्जुआ समाज भी बोलते हैं ना, जो जी 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 कम्युनिस्ट लैंग्वेज में बुर्जुआ बोलते हैं। हम्म तो उस सब के मूल में क्या चीज है, तो मूल में यही है लाभ। हम्म, और लाभ के मूल में क्या है, तो पूंजी बनाना है। जी हाँ पूंजी क्यों बनाना है, तो और लाभ कमाना है, हम्म, जो बाबा जी ने ऊपर लिखा है। और लाभ का कैसे कमाना है, तो जमाखोरी करके, कृत्रिम डिमांड पैदा करके, उनको जो उत्पादित वस्तु उसको छुपा के, एडल्ट्रेशन और होर्डिंग। हाँ वो सब, हम्म, जिसको जैसे प्याज का हो जाता है ना, जी प्याज को कहीं स्टोरेज कर लेते हैं, हाँ फिर जब डिमांड बढ़ती है, दबाव बनता है, तब उसको अधिक रेट में निकालते हैं। ऐसे ही सभी चीजों के साथ करते हैं, दाल के साथ, तेलों के साथ, है ना। बिल्कुल, डिमांड और सप्लाई उसी को कह रहे हैं। है
डिमांड और सप्लाई, जितनी हाँ। डिमांड के हिसाब से नहीं, डिमांड को क्रिएट करना है डिमांड को क्रिएट करना है। और डिमांड का हाँ। प्रेशर क्रिएट करना है ना, डिमांड हम्म। का प्रेशर, तभी तो रेट ज्यादा मिलेगा, तो रेट ज्यादा मिलेगा तो लाभ ज्यादा होगा, लाभ ज्यादा होगा तो लोगों का शोषण हो सकेगा, है ना। बिल्कुल। और जो संग्रह किया है, जो वस्तुओं को इकट्ठा किया है, वो कब कर लिया है? जब किसान यानी उत्पादक वर्ग ने के पास ज्यादा हो गया, उसके पास रखने को जगह नहीं है, तो आपने उसको इकट्ठा खरीद लिया सस्ते दाम में, बिल्कुल। और उसको होल्ड कर लिया कहीं पर। होल्ड करने के बाद जब देखा कि यहाँ डिमांड बढ़ रही है, तो धीरे धीरे निकालना शुरू किया अधिक रेट पे। तो किसान से लिया 10 रुपए में, उसको बेचा 40 रुपए में, रिटेलर के पास आया 60 रुपए में। तो जो उत्पादक वर्ग है उसने जो अपना मूल्य तय किया था, उससे 5 गुना ज्यादा जो है वो बीच के लोग खा गए। और ये बीच के लोग हैं जिनको मीडिया कर या दलाल बोलते हैं, वही तो सबसे ज्यादा शोषण करने वाले लोग हैं। उन्हीं के कारण से पूरी जो इकोनॉमी है वो अपराधमय है। ऐसा पता नहीं, मैं थोड़ा कम जानता हूँ बिजनेस। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो बेसिकली जनरली कहते भी थे ना पहले किसी को, अरे उससे क्या बात करनी, वो तो दलाल है। जनरली ऐसे कहते भी है ना। हाँ। स्वीकृति कहाँ है दलाल के लिए? हाँ, वो अभी भी नहीं है, लेकिन अब हाँ, लेकिन ये दलाल लोग ही राजनीति में है आज के समय में। वही लोग जो है सर्वाधिक पैसे वाले हैं। ऐसा तो मूल बात अपन को ये समझना है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है और जो साम्यवादी व्यवस्था है, तो साम्यवादी व्यवस्था में भी क्या हुआ कि लाभ, ये जो कुचक्र को समझा होगा जी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये पूंजी पे से अधिकार खत्म कर दो, है ना। तो वहाँ आवश्यकता आधारित हो गया। जो कम्युनिस्ट कंट्रीज में, वहाँ डिमांड का कोई प्रश्न ही नहीं है, छुपा भी नहीं सकता है कोई। जो भी सरकार ने पैदा किया है वो तो कहाँ छुपाएंगे, सरकार क्यों छुपाएगी, है ना, क्योंकि लाभ तो लेना नहीं है। तो ये जो दोनों जो जिसको अपन कह रहे हैं कि जो क्लास स्ट्रगल है या जो क्लासिज्म है, उसको जो है ये पूंजीवादी वाणिज्य ने बढ़ावा दिया, उसमें सहायक रही। लेकिन इससे कोई सामाजिकता आई नहीं, है ना। जी हाँ। और सामाजिकता वर्णित प्रक्रिया के लिए विनिमय पद्धति सराहनीय है, ऐसा कह रहे हैं बाबा जी के। विनिमय हो, वस्तु विनिमय हो, वो सर। फिर लिखा है कि साम्यवादी विधि से भी जो अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत, है ना, साम्यवादी विधि से भी अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत वश लाभ मुक्ति की कामना को सर्वाधिक प्रकट करते हुए साम्यवादी देशगत व्यक्तियों का शोषण न होने के लिए बहुत कुछ सूझबूझ प्रस्तुत करते हुए देशगत लाभ या राष्ट्रगत लाभ के लिए प्रतिबद्ध निष्ठान्वित होना पड़ा। बिल्कुल। तो सीमा, हाँ, सीमा विहंता तो वहां भी नहीं रही ना, किसी सीमा में जाके रुकी गए। हाँ, वो जो सामाजिकता वहां भी नहीं हो पाई, है ना। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत, ये थोड़ा सा समझाएंगे? एक मिनट, बस। मतलब साम्यवादी विधि से भी जो अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत वश लाभ हानि मुक्ति की कामना की गई। मतलब ये जो मुझे ये शब्द का स्पष्ट अर्थ पता नहीं है ना, अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत वश, ये मुझे नहीं मालूम है इसका मीनिंग क्या है। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि लाभ हानि से मुक्ति के लिए साम्यवादी लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास यहाँ तो पूरा हो गया,
क्योंकि लाभ हानि मुक्त जो है विनिमय को उन्होंने स्थापित कर लिया। लेकिन फिर भी जो साम्यवादी देश थे, वो साम्यवादी देशों में जो देश का प्रॉफिट है, यानी देशगत जो लाभ है या राष्ट्रगत जो लाभ है, उससे मुक्ति नहीं मिली। क्योंकि उसकी भी जो प्रवृत्ति है वो तो वही है जो जिसको अपन कह रहे हैं कि पूंजी से सुखी होने की जो कामना है, वही मूल प्रवृत्ति है। जी। तो उससे क्या हुआ कि वर्ग संघर्ष तो खत्म हो गया, वहां विद इन सोसाइटी वर्ग संघर्ष नहीं रहा, जिसको अपन कह रहे हैं जो मार्क्स की कल्पना थी, जिसको समतावादी समाज कहते हो। समतावादी समाज में जो प्रयोग हुआ वो ये हुआ कि पूंजी पे से अधिकार व्यक्ति का समाप्त कर दिया। लेकिन समतावादी सिद्धांत तभी सफल हो सकता था जब अखंड समाज होता। तो अखंड समाज बना नहीं, तो अल्टीमेटली जो कम्युनिस्ट स्टेट बन गया वो एक पुनः समाज बन गया, समुदाय बन गया, जिसको कहें सीमा में आ गया। तो जैसे ही वो सीमा में आया तो जो बाहर दूसरे जो सीमा में जो दूसरे देश हैं, है ना, उनके साथ प्रतिस्पर्धा, उनके साथ विरोध, उनके साथ युद्ध की स्थिति बन गई, जैसा कि समुदायों के बीच में रहती है। और दूसरा, स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार भी बना रहा। तो स्वयं श्रेष्ठता के अहंकार बस साम्यवादी जो देश थे, उन्होंने दुनिया के बाकी देशों को साम्यवादी बनाने के लिए बहुत प्रकार के षड्यंत्र किए। क्योंकि जो साम्यवाद जो आया था वो क्रांति से ही आया था, हिंसा से ही आया था, हिंसा की विधि से आया था। तो उनको लगा कि दुनिया में यदि क्रांति होगी तभी साम्यवाद आएगा। तो इसीलिए उन्होंने क्रांति के बीज बोने का काम जो है पूरी दुनिया में किया। तो पूरी दुनिया में जो क्रांति के बीज बोने के काम करने के लिए उनको धन संग्रह करना पड़ा, जिसको कह रहे हैं कि वो जो देशगत या राष्ट्रगत जो है वो संग्रह है, उनको करना पड़ा। और इसीलिए वो देशगत और राष्ट्रगत शोषण में बदल गया। क्योंकि अखंड समाज से पहले यदि मान लीजिए ये प्रयोग होता भी है, तो जो दूसरे सीमाओं से लगे हुए जो दूसरे लोग हैं, उनके साथ सुरक्षा के लिए आपको आर्मी बनाना पड़ेगी, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बनाने पड़ेंगे। और यदि हथियार में, आर्मी में और इस सब में पैसा लगेगा तो वो कहाँ से आएगा? तो जो श्रमशील लोग हैं उनके शोषण से ही आएगा। तो ये जो श्रमशील जो जिसको अपन कह रहे हैं, वहां की जो आम जनता थी, जो व्यक्तिगत लाभ हानि से मुक्त हो गई थी और श्रम यानी स्टेट के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड श्रम है उसमें भागीदारी करती थी, उसके कारण से जो जिसको हम लोग कहते हैं ना, जमीन आदि को लेके जो झगड़े थे वो तो खत्म हो गए। लेकिन जो स्टेटहुड जो वहां डेवलप हुई, और स्टेटहुड और सीमाएं जो बनी, कम्युनिस्ट कंट्री के रूप में जो सीमा बनी, और उसके लिए सुरक्षा तंत्र को बनाना पड़ा, उसमें जो पैसा लगा उसके लिए फिर इनको शोषण करना पड़ा। तो इसलिए अल्टीमेटली जो शोषित और शोषक के बीच में जो समुदाय था, वर्ग था, जो क्लास स्ट्रगल था, है ना, वो स्टेट वर्सेस जो है ना पब्लिक हो गया। तो इसीलिए फिर कुछ समय के बाद जो रशिया में जो है पुनः विद्रोह शुरू हुआ। वहां का जो श्रमशील लोग, जो श्रमिक लोग थे, उन्होंने अपने स्टेट के खिलाफ जो है ना विद्रोह किया कि हमारा तो शोषण हो रहा है। और इसीलिए फिर रशिया ने उसमें सुधारवादी नीति अपनाई, जिसको पेरेस्ट्राइका बोलते हैं ना, पेरेस्ट्राइका किया। गोर्बाचोव के टाइम पे ये हुआ। और धीरे धीरे व्यक्तिगत लाभ दो वर्ड थे, पेरेस्ट्राइका और एक और वर्ड था, 2 वर्ड यूज हुए थे ना उसमें। हाँ, ग्लासनोस्ट था दूसरा शब्द। हाँ, ग्लासनोस्ट, ये वो रशियन वर्ड है ना? हाँ, रशियन वर्ड, जो सुधारवादी कार्यक्रम थे इकोनॉमी में,
हाँ हाँ और उसमें उन्होंने व्यक्तिगत लाभ को थोड़ी सी जगह दे दी, व्यक्तिगत बिजनेस को भी जगह दे दी, है ना। जी। व्यक्तिगत पूंजी के लिए भी जगह बन गई थोड़ी सी। और जो माओ का कम्युनिज्म था वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, है ना। हम्म माओ का कम्युनिज्म तो कैपिटलिस्टिक या ट्रेडिशनल जो बिजनेस हुआ करते थे उस तरीके का जो वहां पर बिजनेस है, लेकिन उसमें बस इतना ही है कि स्टेट इतना स्ट्रांग है कि वो हम्म कभी भी किसी भी जमीन का प्रॉपर्टी का एक्विजिशन कर सकता है। तो केवल जो अधिकार दिया है तब तक आप कुछ भी करते रहिए, कितना भी लाभ कमाइए करिए, है ना। लेकिन यदि कि बस कल से ये जमीन हमारी, ये इंडस्ट्री हमारी, तो उसके बाद आप उसको कहीं चुनौती नहीं दे सकते। जी। तो ये जो माओइज्म और रशिया का जो अंतर है वो इसमें है। तो इस सबके मूल में कहीं ना कहीं इकोनॉमी है, जो प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी है उसको कह रहे हैं। और बाबा जी उसके विकल्प के रूप में कह रहे हैं कि यहाँ पर विनिमय आधारित यदि वो बन जाता है, सामाजिक वाणिज्य प्रक्रिया के लिए विनिमय पद्धति ही शरण स्थली है, ऐसा कह रहे हैं। मतलब यदि ये वाणिज्य जो है वो सोशल हो जाए, उसके लिए जो विनिमय पद्धति है उसको लाभ हानि से मुक्त करना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा ऑब्जेक्टिव्स है अभी अभी के हिसाब से देखें तो। फिर लिखा है इसी के साथ सामान्य जनता क्षमता के अनुसार कार्य करे। ये कहाँ की बात कर रहे हैं? कम्युनिस्ट स्टेट की, है ना। क्षमता के अनुसार कार्य करे, वह आवश्यकता अनुसार भोग करे। इस आश्वासन के आधार पर व्यवस्था संभव नहीं हुई, इसीलिए साम्यवादी व्यवस्था का पराभव हुआ। साम्यवादी व्यवस्था जो है वो पराभवित हो गई, है ना। जी। यहीं पे मुझे लगता है भैया ये जो अतिरिक्त मूल्य सिद्धांतवश है ना, वो यहाँ पे ही शायद इसको लेके बाबा जी कह रहे होंगे कि सामान्य जनता क्षमता के अनुसार कार्य उत्पादन करे और जो उसकी आवश्यकता उसके हिसाब से भोग करे, और जो अतिरिक्त है वो राष्ट्र का है। और फिर राष्ट्र वहीं फंस गया जो आपने बताया कि सबको साम्यवादी बनाना है, सबको क्रांति के आधार पे कराना था, फिर उसके लिए जो पैसा चाहिए तो जो राष्ट्र का पैसा हुआ तो उसके लिए वहां पे इन्वेस्ट कर दिया। हाँ। उसको शायद ये अतिरिक्त मूल सिद्धांत पर जो है ना, कि जो अतिरिक्त मूल बच गया है वो स्टेट को मिल गया। तो लोगों भी के लिए मुझे तो एक बार इसको देखना पड़ेगा, इसका ठीक है, कोई स्पेसिफिक मीनिंग तो नहीं है। ठीक है, एक बार चेक कर बाकी जो मैंने समझा है उसमें शायद त्रुटि की संभावना कम है ना। जी 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 जो मैं कम्युनिस्ट जो फिलॉसफी है या सोशल पॉलिटिकल थॉट है उसके आधार पे जो मैं समझ पाया मैंने वो सामने रखा है ना। जी जी। फिर है उत्पादन का सीधा संबंध विनिमय व स्वास्थ्य संयम कार्य शिक्षा संस्कार न्याय सुरक्षा उत्पादन कार्य संरक्षण से है। उत्पादन का सीधा संबंध, उत्पादन का संबंध किससे है? तो ये व्यवस्थाओं से है, विनिमय कार्य व्यवस्था और स्वास्थ्य संयम शिक्षा संस्कार न्याय सुरक्षा और उत्पादन कार्य संरक्षण से है। इनके संरक्षण के लिए उत्पादन, इन पांचों की एक सूत्रता उत्पादन के लिए अनिवार्य है। यही व्यवस्था का आद्यांत कार्यक्रम है। मूल्य विहीन संबंध नहीं है और संबंध विहीन व्यवस्था और व्यवहार नहीं है। तो यदि ऊपर की इकोनॉमी देखते हैं तो वहां संबंध की बात नहीं है, वहां तो सब कुछ पैसे पर आधारित है ना, पूंजी पे आधारित है। चाहे वो कम्युनिस्ट सिस्टम हो, चाहे वो कैपिटलिस्टिक हो, चाहे डेमोक्रेटिक से, वहां पे रिलेशनशिप की बात नहीं है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि मूल्य विहीन संबंध नहीं है और संबंध विहीन व्यवस्था और व्यवहार नहीं है। तो ये जो संबंध विहीनता में व्यवस्था और व्यापार की जो कल्पना आई है ना, वही समस्या का कारण है। उत्पादन के संबंध निर्वाह में जो न्यूनताएं हैं वही लाभोत्पादक वाणिज्य के जन्म का कारण है। उत्पादन के संबंध निर्वाह में
जो न्यूनताएं हैं वही लाभोत्पादक, जैसे जैसे संबंध निर्वाह में न्यूनता होती है वैसे वैसे लाभ की प्रवृत्ति जो है वो जन्म लेती है और बढ़ती जाती है। सबसे ज्यादा शोषण किन का हो सकता है? जिनके साथ कोई संबंध पहचान, जैसे जैसे हम संबंध को पहचानते हैं तो लाभ की मानसिकता खत्म हो जाती है, और जिसको अपन वाणिज्य कर्म कहते हैं वो खत्म हो जाता है। वाणिज्य कर्म जो है वो संबंध निर्वाह के रूप में हो जाता है। तो इसलिए जो विनिमय है ना वो संबंध निर्वाह के अर्थ में हो जाता है, यदि हम संबंध पूर्वक इसको समझ पाते हैं तो। विनिमय के अर्थ में वाणिज्य चरितार्थ होता है, ना कि विनिमय के अर्थ में वाणिज्य चरितार्थ होता है, ना कि सुविधा संग्रह के अर्थ में। तो ये जो लाभ आधारित जो विनिमय है या विपणन है ना, या व्यवसाय है, वो अल्टीमेटली जो है वो सुविधा संग्रह के अर्थ में होता है। विनिमय उत्पादन ही सहायक प्रक्रिया है, संग्रहवादी वाणिज्य उत्पादन में सहायक नहीं है। संग्रहवादी वाणिज्य उत्पादन में सहायक सिद्ध नहीं हुआ, अपितु उत्पादन में अनेकानेक विघ्नों का निर्माण किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मत पैदा करो, वो मत पैदा करो, इसको ज्यादा पैदा मत करो, उसको कम पैदा करो, ऐसा। क्योंकि उससे उनका साइकिल जो है डगमगाता है। भैया जैसे हम लोग अमेरिका के बारे में पढ़ते थे, वहां बहुत गेहूं पैदा होता था, लेकिन वो गरीब देशों को भेजते नहीं थे, उसको समुद्र में डाल देते। हाँ जी भैया, पिछले पैराग्राफ में नई किताब में एक लाइन और है जो आपने शायद नहीं पढ़ा है या हटा दिया गया होगा। इस आश्वासन के आधार पर व्यवस्था संभव नहीं हुई, इसलिए साम्यवादी व्यवस्था सॉरी ये लाइन है। ये तो पढ़ा था मैंने। हाँ नहीं, इसमें यह उस समय तक रहेगा जब तक उत्पादन संबंध का निर्वाह एक सूत्रता पूर्वक पूर्ण ना हो जाए। ये वाली लाइन आपने नहीं पढ़ी, तो इसमें उत्पादन संबंध कुछ अलग बात कह रहे हैं। अरे ये कोई पुरानी किताब में है क्या? नई वाली किताब है। हाँ, नई वाली किताब में यही लिखा है ना। ये जो इस पैरा की जो अंतिम लाइन है वो ये लिखी है कि इस आश्वासन के आधार पर व्यवस्था संभव नहीं हुई, इसीलिए साम्यवादी व्यवस्था पराभवित हुई। इतना ही तो लिखा है। इसके बाद तो फिर अगला पैरा, उसके बाद वाले पैराग्राफ की आखिरी लाइन। अभी वहां पहुंचे ही नहीं अपन। वहां कहाँ पहुंचे? नहीं भैया, पढ़ चुके हैं। हाँ, अच्छा, उसके पढ़ लिए गया नहीं है। कह रहे हैं। तो उत्पादन संबंध का निर्वाह एक सूत्रता पूर्वक पूर्ण ना हो जाए, जो न्यूनताएं हैं अब वो उत्पादन संबंध के निर्वाह के लिए हो जाए। हाँ, ये पढ़ी थी ना लाइन, यहाँ तक पढ़ी थी अपन ने। तो इसमें यह उस समय तक रहेगा जब तक उत्पादन संबंध का निर्वाह एक सूत्रता पूर्ण ना हो जाए, ये पढ़ा था ना अपन। अच्छा, तो इसमें भैया उत्पादन संबंध मुझे थोड़ा स्पष्ट होना। उत्पादन संबंध का निर्वाह है, उत्पादन संबंध का निर्वाह एक सूत्रता पूर्ण ना हो। एक सूत्रता का मतलब ये जो पांचों जो व्यवस्थाएं हैं ना, उनमें एक सूत्रता का होना। ऊपर लिखा है ना बोल्ड बोल्ड, उसमें उत्पादन का सीधा संबंध विनिमय कार्य, स्वास्थ्य संयम है ना, कार्य, शिक्षा, संस्कार, न्याय से उत्पादन कार्य संरक्षण से है। इन पांचों की एक सूत्रता उत्पादन के लिए अनिवार्य है। यही व्यवस्था का आद्यांत कार्यक्रम है। मूल्य विहीन संबंध नहीं है, संबंध विहीन व्यवस्था और व्यवहार नहीं है। इस उत्पादन के संबंध निर्वाह में जो न्यूनताएं हैं वही लाभोत्पादक वाणिज्य के जन्म का कारण है। यह सब तब तक रहेगा जब तक उत्पादन संबंध का निर्वाह एक सूत्रता पूर्वक पूर्ण ना हो जाए। ये वाली लाइन कह रहे थे आप? जी, इसी वाली लास्ट लाइन में जो उत्पादन संबंध है, इसको एक साथ पढ़ा जाए, उत्पादन संबंध। हाँ, जो उत्पादन संबंध है ना, ये उत्पादन का जो संबंध है बाकी व्यवस्थाओं के साथ। उत्पादन के संबंध निर्वाह में, ऐसा लिखा ना। उत्पादन के नहीं लिखा है भैया, उत्पादन संबंध लिखा है, इसीलिए मैं दोनों शब्द को एक साथ जोड़ के मैं कुछ अलग अर्थ जैसा मुझे लगा, इसलिए। उत्पादन के संबंध निर्वाह में ही तो लिखा है, दोनों किताबों में ऐसे ही लिखा है, पुरानी और नई में। उत्पादन के संबंध
उत्पादन के बाद के नहीं लिखा, आपकी किताब में नहीं लिखा है? नहीं लिखा है। नहीं भैया, नहीं, वो इसमें- ठीक, आप उसको ठीक से देखिए, वो ठीक लिखा है। वो लिखा है उत्पादन संबंध का निर्वाह एक सूत्रता पूर्वक पूर्ण ना हो जाए, और उन्होंने सबसे पहली लाइन में लिखा है उत्पादन का सीधा संबंध विनिमय कार्य, स्वास्थ्य संयम कार्य, शिक्षा संस्कार, न्याय सुरक्षा और उत्पादन कार्य संरक्षण से है। उसी को भैया कह रहे हैं कि ये जो एक सूत्रा इन पांचों में हो जाए, तब तक ये जो लाभोत्पादक वाणिज्य है वो चलता रहे। या उत्पादन के संबंध में जो न्यूनताएं हैं, निर्वाह में जो न्यूनताएं हैं, उसका कारण लाभ ही है मूल रूप में, उसको ही स्पष्ट किया है मेरे। मुझे लगा ये संबंध का कोई एक प्रकार की तरह से कि उत्पादन संबंध कोई एक और संबंध आ गया। उत्पादन संबंध का निर्वाह एक सूत्रता पूर्ण ना हो जाए, ऐसा लिखा है ना। संबंध का कोई अलग अलग आयाम तो नहीं है? कोई उससे ऊपर अलग लिखा तरह है से ना, उत्पादन के संबंध निर्वाह में जो न्यूनताएं हैं, जी, यानी संबंध निर्वाह में जो न्यूनता है, जो वही कमी तो रह गई। जी वो कमी रह गई, जी जी, तो वही उत्पादन संबंध का निर्वाह की एक सूत्रता है। यानी जो उत्पादन है वो संबंध निर्वाह, इन दोनों के बीच में एक सूत्रता स्थापित हो जाए। अभी ठीक है। उत्पादन एक अलग क्रिया है और संबंध निर्वाह एक अलग क्रिया है, ऐसा है। जी, ठीक है, इस तो संबंध निर्वाह के अर्थ में ही ये पांचों व्यवस्थाएं हैं, जिनको अपन पांचों व्यवस्थाएं कह रहे हैं, ये संबंध निर्वाह के अर्थ। जैसे भैया शिक्षा, ये संस्कार, स्वास्थ्य, संयम, अभी ये भी इसको भी हम लोग ये कह रहे हैं कि ये बिजनेस है, अभी बिजनेस है ना, ये संबंध निर्वाह के अर्थ में नहीं है। अभी ये जो केवल इतना वाणिज्य है ही। वो संबंध निर्वाह के लिए नहीं है, स्वास्थ्य संबंध निर्वाह के लिए नहीं, शिक्षा संबंध निर्वाह के लिए, न्याय सुरक्षा भी नहीं है ना, संबंध निर्वाह के लिए, और उत्पादन भी संबंध निर्वाह की, सब पूंजी बनाने के लिए है ना। ये उत्पादन के संबंध और उत्पादन संबंध, ये दोनों अलग अर्थ रखते नहीं, हैं या एक ही उत्पादन के संबंध निर्वाह में, अच्छा, यानी जो उत्पादन है उस संबंध निर्वाह में जो न्यूनता है वही लाभ को जन्म देता है। ये अभी उत्पादन के संबंध निर्वाह में जो न्यूनताएं हैं वही लाभोत्पादक वाणिज्य के जन्म का कारण, ऐसा लिखा है। जब यहाँ पे के लिखे न लिखे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ऐसा लग रहा है। के लिखना जी कुछ जी, जरूरी ये नहीं। पूरे पैराग्राफ के संदर्भ में ही अर्थ को देखा जाए, ऐसा कह रहे हैं। और बाबा जी की लिखावट में ऐसा देखने को मिलता है कि वो ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ होता है। के का ऐसा कुछ जरूरी नहीं है उनका ऐसा। नहीं, मेरा ये कहना है मूल बात समझना चाहिए, है ना। जी जी जी, ये के वे में फंसने की बस बजाय उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। तो हाँ। मूल बात क्या है, संबंध निर्वाह में जो न्यूनताएं हैं वही लाभोत्पादक वाणिज्य के जन्म का कारण ठीक है ना। तो जो उत्पादन प्रक्रिया जो है ना, उत्पादन प्रक्रिया संबंध निर्वाह के अर्थ में नहीं है, ऐसा है। तो यदि वो संबंध निर्वाह के साथ उसकी एक सूत्रता हो जाती है तो वो पूर्ण हो जाएगा। ठीक है भैया। ठीक, मूल बात समझ रहे हैं। जी फिर इसीलिए मैंने ये कहा कि जो ये पांचों व्यवस्थाएं हैं अभी ये सब वाणिज्य है, व्यापार है ना, ये सब पूंजी बनाने के साधन है ना। शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे विनिमय हो, चाहे उत्पादन कार्य हो, चाहे न्याय सुरक्षा हो, ये संबंध निर्वाह के अर्थ में नहीं है। यदि ये संबंध निर्वाह के साथ एक सूत्रित होता है तभी ये सफल होगा, नहीं तो सफल नहीं होगा। पहले के अभी जमाने में अभी आशय स्पष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है? पहले के जमाने में जो शिक्षक को जैसे दिया जाता था किसी बच्चे को पढ़ाने के, उसमें वो एक उदाहरण के तौर पे लिया जा सकता है ना संबंध निर्वाह के लिए। नहीं, पहले क्या था कि जो समाज में जो विद्यालय चलाने का काम जो है समाज के लोग करते थे। समाज अपना स्कूल खोलता था, वो अपना करता था, तो इसलिए वो एक प्रकार से संबंध निर्वाह था। अभी तो सारी शिक्षा संस्थाएं, चाहे राज्य चलाता हो चाहे व्यापारी चलाता हो, है ना, वो सब पैसा कमाने के लिए, वो सब अपराध और शोषण में लगी हुई। हाँ। इसमें भी आप देखिए कि जो शिक्षा का प्रचार प्रसार है वो जो राष्ट्र के लिए या व्यवस्था के लिए जो आवश्यक लोग हैं उसके अनुपात में देखें तो बहुत ज्यादा है।
जैसे मान लीजिए हमको 100 लोगों की आवश्यकता है व्यवस्था में भागीदारी के लिए, तो हम कम से कम 10,000 लोगों को पढ़ा रहे हैं ना। तो 10,000 लोगों के ऊपर 9,990 लोगों के ऊपर जो हमारे रिसोर्सेस लग रहे हैं, वो भी वेस्टेज या श्रम का उत्पादन का वेस्टेज है, नहीं है? जी हाँ भैया, बहुत जी हाँ बहुत बढ़िया भैया। जी। वो किसी को इसलिए डॉक्टर थोड़ी बनना है कि वो स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है या बीमारियों को ठीक करना, उसको इसलिए बनना है कि डॉक्टर बनने से लाभ ज्यादा कमाया जा सकता है। हाँ, ज्यादा कमाया जा सकता। और जो लोग मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं वो भी इसीलिए चला रहे हैं इसीलिए कि चला जितने ज्यादा डॉक्टर पढ़ेंगे उतनी ज्यादा आमदनी होगी। आमदनी उनकी हो उनको जाएगी। नौकरी मिले या ना मिले, समाज को उसकी आवश्यकता हो या ना हो, वो इससे तो उनको बना के छोड़ देंगे बस। वो भी तो व्यापारी उससे है। कोई मतलब ही नहीं, है ना। सारी शिक्षा ही इसी दृष्टि से है ना। और यहीं पर फिर वो गुणवत्ता से भी कंप्रोमाइज हो जाता है। जी। तो इसलिए यदि संबंध की पहचान होती है ना, यानी जो समाज का निर्माण जो है वो संबंध पूर्वक होता है, यानी परिवार जो है आपस में संबंध पहचानते हैं तो उससे परिवार समूह सभा बनती है। परिवार समूह सभा जो है परिवारों की अविभाज्यता में एक सभा है ना। तो उसी तरीके से ये परिवार ग्राम सभा के साथ अविभाज्यता में अपने संबंध को पहचान, तभी ये सफल होगा, नहीं तो सफल नहीं होगा। तो मूल मूल रूप से संबंध पूर्वक हो सकता है। और इसीलिए यहाँ पर ये कहा उन्होंने कि मूल्य विहीन संबंध नहीं है और संबंध विहीन व्यवस्था और व्यवहार नहीं है। और आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। तो विनिमय के अर्थ भैया जो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए भी, अगर कोई परिवार उत्पादन करना चाहता है अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, ये मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से जिसको उत्पादन कह रहे हैं, तो जब तक उसके साथ ये जो बाकी के संबंध शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, उत्पादन या और परिवार नहीं जुड़ेंगे और विनिमय का कार्यक्रम चालू नहीं होगा, तब तक वो उत्पादन पूरी तरह से मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से नहीं कर पाएगा। मतलब अगर कोई खेती करता है, आज एक परिवार सपोज कुछ जमीन लेके खेती करता है, इसको असल में आप प्रायोरिटी नंबर, लास्ट वाली प्रायोरिटी को पहली प्रायोरिटी में ले गए, इसलिए ये दिक्कत हो रही है समझने में। पहली प्रायोरिटी क्या है? समाधानित होना। दूसरी प्रायोरिटी क्या है? संबंध में जीना। तो जैसे ही आप संबंध में जीने लगते हैं तो लाभ हानि मुक्त विनिमय होने लगता है ना। जैसे मान लीजिए मेरा और आपका परिवार है, हम दोनों लोगों में आपस में कोई संबंध बन गया है ना, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को पहचान लिया है। तो हमारे घर में जो बनता है वो आपके घर में भेजते हैं, आपके घर में जो बनता है वो हमारे घर। इस तरीके से संबंध निर्वाह शुरू हो जाता है। उसमें कोई पूंजी नहीं रहती, बीच में लाभ नहीं रहता है ना। संबंध निर्वाह जो है मूल रूप से रहता है। यही मान लीजिए 10 परिवारों में हो जाता है, 10 परिवारों के बीच में हो जाता है ना। तो दो तरीके से विनिमय हो सकता है। एक की अपेक्षा के बिना भी हो सकता है कि हम वस्तु विनिमय करेंगे लेकिन लाभ हानि नहीं होगी, है ना। जो भी हमारा है, जो श्रम मूल्य हमारा है वो हम ले लेंगे, है ना। तो भी शोषण नहीं होगा। और दूसरा ये भी हो सकता है कि हम कुछ लेंगे ही नहीं, है ना। 10 परिवार आपस में बांट लेंगे, जो भी चाहिए, जिसको जो लगता है वो ले लेंगे, ऐसा आपस में शेयर कर लेंगे। क्योंकि संबंध जब होता है तो हमको एक दूसरे को क्या जरूरी है ये पहचानने में आता ही है, जी, है ना। तो जी, एक बार संबंध हो जाने के बाद आप व्यापार नहीं कर सकते, व्यापार बनेगा ही नहीं। खासकर जो लाभ हानि वाला जो व्यापार है ना, लाभ वाला व्यापार तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, है ना। तो विनिमय ही बनता है, रिलेशनशिप के बाद केवल विनिमय बनता है। और वो जो विनिमय है ना, वो विनिमय के लिए नहीं है, वो संबंध निर्वाह के लिए, है ना। जी, जी, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कपड़ा बनता है तो कोई के यहाँ तेल बनता है ना। तो कोई सब्जी का उत्पादन करता है, वो आपस में विनिमय कर लेंगे। और वो विनिमय इस हिसाब से नहीं करेंगे कि हमने इतना कपड़ा दिया तो आप इतना तेल दीजिए, है ना। वो विनिमय लगेगा, भाई हमको कपड़े की जरूरत है, आप दे दिया, हमारे पास तेल ज्यादा है, आपको दे दिया। अच्छा, अच्छा, पूरकता के अर्थ में है ना पूरकता विनिमय। का अर्थ में, हाँ।
और जब समाज तय करेगा तो ये भी देखेगा ना किस किस और चीज की आवश्यकता है, उसी का जी। उत्पादन सम- करेगा। उस संबंध में तो फिर ये भी होता है ना, जैसे माता जो है, माता पिता अभिभावक पहले संतान का पेट भरना चाहते ना। जी। तो यदि मान लीजिए कि कोई चीज कम पड़ती है तो पहले बच्चों को देते हैं ना, जिनके साथ संबंध निर्वाह करना। और ये जो बच्चों को देते हैं, खुद कम खाते हैं, ये दरिद्रता नहीं है, ये समृद्धि है ना, ये समृद्धि। आप समझ रहे हैं? तो संबंध जी निर्वाह जी में जी। क्या होता है, यदि मान लो हमको कुछ कम भी पड़ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, संबंध निर्वाह प्राथमिकता है ना, मूल है, क्योंकि उसमें ही सुख है। जैसे बच्चों के सुख में ही माता पिता का सुख है ना। तो वैसे ही दूसरे परिवार की कमी को पूरा करने में जो सुख है ना, यानी उनको कमी नहीं हो और हम उसमें भागीदार हो जाए, उसका जो सुख है, समृद्धि का जो सुख है, या हम जो भी श्रम करके जो अतिरिक्त पैदा करते हैं उसका हम सदुपयोग कर पाते हैं, इसका जो सुख है, ये सुख जो है हमको तभी समझ में आता है जब हम रिलेशनशिप होती, संबंध की स्वीकृति होती है। यदि संबंध की स्वीकृति नहीं है तो नहीं होता है, गुणा भाग चलता ही रहता है दिमाग में, और वो गुणा भाग हम जोड़े रखते, 10-10, 20-20 साल तक जोड़े रखते हैं। हमने इतना लगाया, इतना लगाया, इतना कर दिया, और वो अपेक्षाओं को पाले रखते हैं। फिर जब कभी अपेक्षा पूरी नहीं हो पाती है तो दुखी भी होते हैं, पीड़ित भी होते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, विरोध भी, लड़ते भी हैं, ऐसा भी होता है। तो इसीलिए संबंध निर्वाह की जो न्यूनता है वही समस्या का कारण। और फिर लोगों को ये समझ में आता है, यार संबंध कुछ नहीं होते हैं, यदि हमारे पास पैसा होता तो हम सब कर लेते ऐसा। तो वो लाभोत्पादक वाणिज्य को जन्म देने का कारण होता है, ऐसा लिखा है। तो विनिमय के अर्थ में वाणिज्य चरितार्थ होता है, ना कि सुविधा है। एक छोटा सा उदाहरण बोलिए। है कि हाँ जी, हमारे गांव बताइए। में जब खेत में से गेहूं या कुछ भी अनाज निकलता था तो हाँ, दादी वहीं पे 2-3 पार्ट करा देती थी, और हमारे घर के जो लोग थे, बड़े भाई बहन, उनको बोलती थी जाओ ये कुंभार को दे के आओ, प्रजापति को, और ये इसको दे दो, इसको दे दो। वो दर्जी के वहां वो भी भेजती थी। वो संबंध निर्वाह था। हाँ, तो हम लोग छोटे थे तो हम लोग बहुत गुस्सा होते थे कि भाई क्यों इसको ऐसा ही दे दिया, क्यों पैसा नहीं लिया। हम्म, ऐसा बहुत छोटे थे हम लोग, मैं शायद पहले दूसरे में था उस टाइम पे। तो हम्म, ये सारा था, तो सब वो अच्छे से चल रहा था। हम्म। और लड़ाई झगड़े नहीं थे, द्वेष नहीं था, गाली गलौज नहीं थी, विरोध नहीं था, हिंसा। आजकल तो कितनी हिंसा है, वो दलितों में हिंसा भर दी जाती है। ये जो पिछड़ी जाति और दलित जो हैं, उनकी परिभाषाओं के हिसाब से, अपने यहाँ तो कुछ होता नहीं, दलित और पिछड़ा अगड़ा है ना, मानव मानसिकता में। तो उनमें वो जो विरोध है उसको बढ़ाया जाता है, क्योंकि वो विरोध बढ़ेगा तभी उनका एक अलग समुदाय बनेगा, जो धीरे धीरे वोट बैंक बन जाएगा, और उस वोट बैंक के आधार पे हम सत्ता में आ पाएंगे। और सत्ता में आके क्या करेंगे, तो पैसा बनाएंगे, जैसे मायावती ने बनाया है ना। जैसे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय धर्म के होते हैं, तो सत्ता में आने के बाद वो एक ही काम करते हैं, या तो अपने समुदाय के लिए पैसा बनाते हैं, अपने लिए पहले अपने लिए बनाते हैं, और जो अपने लिए ज्यादा हो जाता है उसमें से कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा अपने समाज की संस्थाओं के विकास में लगाते हैं। और वो समाज की संस्थाएं बदले में क्या करती हैं, जो दूसरे समाजों का जो विरोध होता है उस विरोध को रोकने का काम करती है। इस तरीके से संघर्ष बना रहता है। लास्ट वाला सेंटेंस आपने जोड़ा वो थोड़ा मुझे क्लिक नहीं हुआ। वो सिक्योरिटी कवर होता है अपना, मतलब मैं तो बहुत निकट से देखता हूँ। जी। हमारे यहाँ जैसे कोई बड़े व्यापारी लोग थे ना, जो पैसा, जो बीड़ी के सेठ थे, हम सागर की बात कर रहे हैं, तो वो गुंडों के ऊपर खर्चा करते थे। तो गुंडों की सामाजिक संस्थाएं होती थी ना,
उस पे पैसा लगाते थे। अब ये बदले में ये क्या करते थे, उनका सुरक्षा करते थे। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही सामाजिक संस्थाएं होती हैं जो पैसा खर्चा करते हैं। जैसे हम्म, मान लीजिए कि हाँ कोई आदमी सिख हाँ है, तो वो सिख लोगों की संस्थाओं को सपोर्ट जी। करता है। तो जब भी कभी उनके ऊपर अटैक होगा तो वो सारी संस्थाएं उनको अच्छा, सुरक्षा उनकी करती हैं, सुरक्षा करें। बचाने। ठीक, ठीक। हम भोपाल में थे तो एक हमारे सिंधी बाबा थे एक, है ना। हम्म। तो हम लोग पत्रकार थे, थोड़ा इन्फ्लुएंशियल थे, तो हम लोग किसी को भी बोल दें कि इनको आप 1 लाख रुपए दे दीजिए, 50,000 दे दीजिए, कंप्यूटर दे दीजिए, सिलाई मशीन दे दीजिए, वो दे देते थे। हम्म, तो फिर उनसे पूछा ये पैसा आप पास कहाँ से आता है? हम्म, तो उनके यहाँ नियम था कि जो अपना जो भी वो बेचते हैं व्यापारी, सिंधी व्यापारी, उनका कुछ परसेंट जो है वो काट हम्म, के उसको वो बाबा को देते थे, वो सिंधी बाबा को। हम्म, और फिर वो सिंधी बाबा उसको सामाजिक कामों में लगाते थे। हम्म, तो सामाजिक काम का मतलब है नेताजी को देना, पुलिस वाले को देना, पत्रकारों का, है ना, कुछ सामाजिक संस्थाओं को देना, इनको देना उनको, ताकि कोई सिंधी व्यापारी पकड़ा जाएगा हम्म, तो बाबा जी उसमें मदद करेंगे। हमारा आदमी है भाई, छोड़ देना उसको, देख लेना। इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं तब। हाँ, हम्म, तो अब इसको अपन धार्मिक काम भी नहीं कह सकते, ये तो एक प्रकार से सांठ गांठ है। ये जी हाँ, समुदायगत जो है अपराध की सांठ बिल्कुल। गांठ है, ऐसा है। तो वो सिक्योरिटी कवर बनाने के लिए काम करते हैं, ऐसा जी सभी जी। करते हैं, सभी धर्म संप्रदाय के लोग। कई तो ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पर कोई एक संप्रदाय हावी रहता है ना, तो वो कहते हैं कि हमारे संप्रदाय के स्वामी जी का फोटो टांग लीजिए आप, फिर आपको कोई वसूली के लिए नहीं आएगा, क्योंकि उनका जो चंदा है वो लमसम चला जाता है। समाज की जो गुंडे होते हैं या पुलिस वाले होते हैं, उनको इकट्ठा समाज की तरफ से चला जाता है। तो आप जो पैसा गुंडों को देते हैं वो हमको दे दीजिए, हम जो है उनको दे देंगे, ऐसा एक नक्शेस बन जाता है। मैंने ये भी देखा है, ऐसा बहुत सारी घटनाएं जी इस जी, तरीके से बिल्कुल आप देखी, ठीक कह रहे हैं। है ना। मतलब सामान्य व्यक्ति के समझ के बाहर है, लेकिन यही है, चल रहा है अभी। यही चल रहा है भैया, ये सब जो जिसको लायंस क्लब और रोटरी क्लब बोलते हैं, ये सब भी यही करते हैं। तो वो जो जो वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं ना, उसमें संबंध का विकास करते हैं ना, उसमें पैसा लगाते हैं। पैसा है, हमारा नाम हो जाए, हमारा ये हो जाए, उनका नाम हो जाता है, और उसकी आड़ में हमारा बिजनेस हो जाता है। हम जो गलत काम करते हैं उसका संरक्षण हो जाता है। बड़े बड़े अधिकारियों से, जिससे इनसे दोस्ती हो जाती है व्यापारियों की, उसके लिए ये सब करते रहे सामाजिक काम। उसमें सामाजिकता की मानसिकता नहीं रहती है। रिलेशन, संबंध बनाओ, संबंधी काम में आएगा, ऐसा मानसिकता रहती है। ये सब ऐसे ही है, जितनी परतें निकालेंगे ना उतनी ही पीड़ा होगी, ऐसा है। भैया आपने जो बोला ना, वो जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला, उसके ऊपर फोकस करने की हमें ज्यादा जरूरत है। हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हम समझ जाएं, और समझ के साथ हम संबंधों को, अपने आस पड़ोस के जो संबंध हैं, जो हमारे मित्र हैं, हमारे परिवार के जन हैं, उनके साथ संबंध पहचाने, संबंध निर्वाह करना सीखें। तो जैसे जैसे हम संबंध निर्वाह करते जाते हैं, यानी सौजन्यता स्थापित होती है, वैसे वैसे परस्परता में विश्वास हो जाता है। परस्परता में विश्वास होने से धीरे धीरे जो है ये विनिमय अपने आप खत्म हो जाता है। ये जो लाभ हानि से जुड़ा हुआ जो विनिमय है वो खत्म हो जाता, संबंध निर्वाह के अर्थ में होने लगता है। अब इसमें इसमें क्या है कि ये संभावना रहती है कि हम जिनके साथ संबंध निर्वाह करते हैं, हो सकता है वो पूरी तरह से संबंध निर्वाह ना करें, तो उसमें जो समझदार जागृत व्यक्ति है उसको उससे अप्रभावित रहना पड़ता है। उसी को क्षमा प्रवृत्ति बोलते हैं। क्षमा का मतलब है कि जो हिरास पक्ष होता है ना, वो हिरास पक्ष से अप्रभावित रहना, है ना। और दूसरा उसी को ये कह रहे हैं कि जो
जागृत व्यक्ति अजागृत व्यक्ति से अप्रभावित रहता है ना, शिकायत मुक्त रहता है, क्योंकि वो अपनी समझदारी को, अपनी समृद्धि को शेयर करता है ना न्याय निर्वाह के लिए। ऐसा तो इसीलिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब बांट दो फिर आप खुद जो है ना संकट में जाओ, वो नहीं है। तो बाबा जी के हिसाब से जो आपके पास समृद्धि है उसको समाज में नियोजित करना, और समाधान तो आप जितना चाहे नियोजित कर सकते हैं, पूरा का पूरा, है ना। क्योंकि समाधान जितना नियोजित करेंगे उतना आपके चारों ओर का जो वातावरण है वो न्यायमय होगा। तो जैसे जैसे न्यायमय होगा तो आपको स्वतंत्रता का अनुभव होगा, स्वतंत्रता का अनुभव होगा। ठीक है, इसको यदि आप उल्टी विधि से सोचेंगे कि हम पहले उत्पादन करें, उसमें ज्यादा होगा तो हम समाज में लगाएंगे, शिक्षा में लगाएंगे, इस विधि से यदि आप चलेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, बल्कि वो समस्या को पैदा करेगा। और दूसरा, हर व्यक्ति उसी विधि से सोचेगा, हर व्यक्ति इसी विधि से सोचेगा कि यदि हमको, एक मिनट होल्ड करना, आवाज सुना। तो इसलिए ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं होगी, पैसे की प्रतिष्ठा हो जाएगी। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ? भैया कुछ और किसी को जोड़ना जोड़ सकता है। भैया एक प्रश्न था हाँ कि जी। अभी की स्थिति में कैसा है कि कुछ लोग विद्या की रोशनी में उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग इसको विनिमय भी करना चाह हाँ रहे हैं, और कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये विनिमय का हाँ भी हाँ कुछ मूल्य लगाया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि विद्या की रोशनी में देखें तो ये लाभ हानि मुक्त विनिमय है, और इसको इस तरह से तो नहीं करना चाहिए। मतलब ये तो सबन निर्वाह के हाँ, लिए नहीं है। करना चाहिए, लेकिन यदि लक्ष्य की स्पष्टता है हमको, है ना, तो लक्ष्य की स्पष्टता है तो फिर विनिमय को धीरे धीरे जो है ना इससे मुक्त करना पड़ेगा। हाँ, पर ऐसी चीज जो विनिमय है ऐसे अभी क्या है, लोगों को, मेरा वही कह रहा हूँ कि अभी क्या है ना, वो जो 10 परिवार हैं, अभी वो 10 परिवारों में आपस में संबंध बना नहीं है ना, या जो भी 100 परिवार है उनमें आपस में संबंध बना नहीं है। तो संबंध बनने के बाद की स्थिति की बात कर रहे हैं, है ना, वो विनिमय तभी खत्म होगा। तो लाभ वाला जो विनिमय है ना, वो तभी उससे मुक्ति तभी मिलेगी। फिर परिवार आपस में संबंध को पहचान लेते हैं तो सबका सम्मिलित जो उत्पादन है उससे विनिमय कोष बनता है ना, विनिमय कोष। तो जो विनिमय कोष है उससे हर परिवार की आवश्यकता पूरी हो जाती है, ऐसा। इसलिए कोई भी परिवार जो है अभाव में नहीं रहता है। और ये विनिमय कोष में समृद्धि इसलिए भी आती है क्योंकि अपव्यय नहीं होता है। अभी की स्थिति में बहुत सारा अपव्यय होता है। नहीं, वो सहमत है भैया, पर अभी विनिमय को भी एक उत्पादन की तरह लेना, वो उसकी बजाय कोई और उत्पादन में आपकी भागीदारी हो संबंधों के निर्वाह के, उसमें तो वो ठीक बात लगता है। मैं समझा नहीं, विनिमय को क्या करना? विनिमय आप थोड़ा सा और खुल के बताइए क्या कहना है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि विनिमय में सिर्फ कुछ लोग लग रहे हैं और उसका कुछ श्रम लेना चाह रहे हैं कि भाई कई लोग उत्पादन विनिमय करते में लग रहे हैं मतलब अभी की जो हाँ प्रेजेंट सिचुएशन है, जैसे अलग अलग शहरों में कुछ उत्पादन होते हैं। हाँ, वो कोई उत्पादन करते हैं, उसको हाँ, उसको बेच रहे हैं ना, उसको हाँ पहुंचाते हैं दूसरे परिवारों तक। मतलब जो विद्या को समझ रहे हैं उन लोगों के संदर्भ में ही मैं बात कर रहा था। मतलब तो उत्पादन कोई करता है और हाँ, उसका विनिमय कोई दूसरा करता है, जी ऐसा। जी जी, और वो और उसमें भी श्रम लगा है। जो विनिमय करता है वो अपना उसमें से कुछ हिस्सा अपना ले लेता जी है, जी 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 जी,
ये उसको मुझे कह रहे हैं। ठीक नहीं लगता है कि क्योंकि विनिमय हाँ, तो तो ये तो ठीक नहीं है, जी, जी। अभी फिलहाल ठीक नहीं है। जी, क्योंकि इससे भी एक नया गलत परंपरा बनेगी ना भैया। बिल्कुल बनेगी। जी भैया, ठीक है, मेरा हम्म। क्लियर है। हाँ ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली हमको कहाँ जाना है वो हमारे स्मरण में रहना चाहिए। नहीं वो तो है ही, तभी तो तो ये अभी जहाँ हम फंसे हैं वहां से निकलना है, हाँ वो ये तो लक्ष्य रहना चाहिए। जी जी जी, और कहीं वो फंसने का काम तो नहीं करे एटलीस्ट। हाँ, तो वो तभी होगा जब समाधान फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, है ना। हाँ हाँ, नहीं ठीक बात है। समाधान फर्स्ट प्रायोरिटी, समाधान को न्यायपूर्वक जीने में प्रमाणित करना दूसरी प्रायोरिटी, तीसरी प्रायोरिटी अपने परिवार, दूसरे परिवारों के साथ संबंध का विस्तार करना, है ना। ठीक बात। ये थर्ड प्रायोरिटी है। जैसे ही दूसरे परिवारों के साथ संबंध का विस्तार होता है ना, तभी विनिमय खत्म होता है। आपस में जो लाभ लाभ का विनिमय है और जो मीडिएटर वाला जो काम है वो सब खत्म होता है। जी जी जी, ठीक बात हाँ, ठीक है। आज बहुत सारा डिस्कशन ज्यादा हो गया, पढ़ना कम ही हुआ, 2-3 पैराग्राफ ही हो पाए। है। ये आवश्यक है भैया। ठीक है, एक व्यू पॉइंट बन जाता है ना मूवी। हाँ हाँ, मतलब एक मुझे पूछना था, पूछे। समाधान मतलब अपनी जो जरूरतें हैं उसको भी समझना, वो भी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में वो ज्यादा जरूरी चीज है ना। वही तो समाधान है, और क्या है समाधान। कि कितनी जरूरतें हैं और जरूरतें बढ़ा हाँ के जैसे, उसके पीछे दौड़ना। हाँ सही है, ओके, धन्यवाद। के लिए चाहिए वाली, और दूसरे प्रकार की जरूरत है कि हमको विश्वास, प्रेम, स्नेह चाहिए, है ना। दोनों जरूरतों की मतलब केवल वस्तु का आदान प्रदान नहीं है ना, मूल्यों का आदान प्रदान भी है। ठीक है, फाल्गुनी बहन चली गई है ना। हरिहर भैया, हाँ, आप भी जा रहे हैं, ठीक है। हरिहर, और बताइए। हो गई, ठीक है। फिर और बताइए, कुछ डिस्कशन करना हो, नहीं तो फिर अपन कल